मगध की धरती से उठा एक नया सा तूफान है। गंगा की लहरों में बसा इतिहास का अरमान है। पाटलिपुत्र की गलियों में गूंजे वीरों का नाम है। उदाइन के सपनों में छुपा हुआ सम्मान है। रणभूमि में शिशुनाग की तलवारों का बयान है। मगध की इस गाथा में शक्ति का हर निशान है। इतिहास में राजधानियां केवल एक शहर नहीं होती और ना ही किसी राज्य का मात्र प्रशासनिक केंद्र। राजधानी उस समय के राजा की दूरदर्शिता और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब होती है। कोई राजा जब अपनी राजधानी बनाता है तो वह इस बात को महत्व देता है कि वह स्थान न सिर्फ सामरिक दृष्टि से मजबूत हो, जहां से वह अपने दुश्मनों पर नजर रख सके, बल्कि वहां से वह व्यापारिक मार्गों को भी अपने नियंत्रण में रख सके। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक राजधानी किसी राजा की विचारधारा, उसकी राजनीति और उसके व्यक्तित्व का दर्पण भी होती है। अब तक हमने देखा कि मगध राजगीर की 5 पहाड़ियों के बीच सुरक्षित था, लेकिन अजातशत्रु के उदाइन ने महसूस किया कि यदि मगध को पूरे आर्यावर्त पर शासन करना है तो उसे अपनी सुरक्षा की गुफा से बाहर निकलना होगा। आज के इस 5वें एपिसोड में हम उस रोमांचक निर्णय की पड़ताल करेंगे जिसने पटना यानी प्राचीन पाटलिपुत्र को अगले 1000 साल के लिए भारत की सत्ता का केंद्र बना दिया। हम देखेंगे कि कैसे सोन, गंगा, पुनपुन और गंडक जैसी नदियों के संगम पर एक ऐसा जल दुर्ग तैयार किया गया जिसे जीतना किसी भी विदेशी ताकत के लिए, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए असंभव था। आज की कहानी में उदाइन का संकल्प, पाटलिपुत्र का निर्माण और मगध का एक थल शक्ति से नदी शक्ति में तब्दील होना। आइए चलते हैं गंगा के उस तट पर जहां इतिहास ने एक नई करवट ली थी। उदाइन का सिंहासन और बदलता सामरिक परिदृश्य लगभग 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु की मृत्यु या हत्या के बाद उसका पुत्र उदाइन मगध का सम्राट बना। सिंहासन के साथ उदाइन को विरासत में एक ऐसा विशाल साम्राज्य मिला था जो अंक से लेकर काशी तक और वैशाली से लेकर विंध्य के जंगलों तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी अभी भी राजगृह था। सदियों से मगध का गौरव रहा राजगृह अब इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के लिए छोटा पड़ने लगा था। राजगृह पहाड़ियों के बीच स्थित था। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम स्थान था, अभेद्य था, लेकिन व्यापार और संचार के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत कठिन थी। उत्तर में वैशाली की विजय के बाद मगध का मुख्य कार्यक्षेत्र अब गंगा नदी का मैदान बन चुका था, जिसे राजगृह में रहकर कुशलता पूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उदाइन एक व्यावहारिक राजा था। वो जानता था कि मगध के शत्रुओं को रोकने और व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो उत्तर, पूर्व और पश्चिम तीनों दिशाओं पर नजर रख सके, साथ ही आसानी से व्यापारिक नियंत्रण भी स्थापित कर सके। उसकी नजर ऐसे ही एक स्थान पर पड़ी जहां गंगा और सोन नदियां आपस में मिलती थीं। ये स्थान हर तरफ से शत्रुओं पर नजर बनाए रखने और व्यापारिक गतिविधियों पर अपनी मजबूत पकड़ की दृष्टि से उपयुक्त था। पाटलिपुत्र का निर्माण एक इंजीनियरिंग चमत्कार। जैन और बौद्ध ग्रंथों में विवरण मिलते हैं कि उदाइन ने कुसुमपुर नामक गांव के पास पाटलिपुत्र की नींव रखी। हालांकि वैशाली के युद्ध के दौरान इसके प्रारंभिक दुर्ग का निर्माण उनके पिता अजातशत्रु ने किया था और इसे युद्धकालीन राजधानी भी बनाया था। लेकिन पाटलिपुत्र नगर का वास्तविक संस्थापक मुख्य रूप से उदाइन को ही माना जाता है, जिसने पाटलिपुत्र को मगध की पूर्णकालिक राजधानी बनाया और इस साम्राज्य का प्रशासन कुशलता पूर्वक संभाला। पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से अजेय स्थान था। इसे जल दुर्ग भी कहा गया क्योंकि यह चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में पुनपुन नदी इस दुर्ग की रक्षा करती थी। पाटलिपुत्र का निर्माण कोई साधारण और सरल कार्य नहीं था। दलदली जमीन पर लकड़ी के विशाल खंभों और पत्थरों का उपयोग करके एक नगर बसाया गया। वायु पुराण में उदाइन को पाटलिपुत्र का वास्तविक निर्माता माना गया है।
उदाइन ने यहाँ न केवल राजमहल बनवाया बल्कि एक विशाल चैत्य, प्रार्थना स्थल भी निर्मित कराया। पाटलिपुत्र के बसते ही मगध के प्रशासन में गति आ गई थी। मगध का सामरिक और व्यापारिक नियंत्रण अब पहले से काफी मजबूत हो चुका था। अब राजकीय आदेश नौकाओं के माध्यम से कुछ ही दिनों में साम्राज्य के सुदूर कोनों तक पहुंचने लगे थे। राजधानी का राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरण केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक था। प्राचीन काल में नदियां ही हाईवे होती थीं। पाटलिपुत्र के पास गंगा का नियंत्रण होने का मतलब था हिमालय से आने वाली लकड़ी, खनिजों और जड़ी बूटियों पर नियंत्रण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के माध्यम से होने वाले समुद्री व्यापार पर पकड़। इससे मगध की टैक्स वसूली कई गुना बढ़ गई। पाटलिपुत्र ने मगध को एक भूमिबद्ध राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट से एक व्यापारिक शक्ति अर्थात ट्रेड पावर बना दिया। उदयन ने वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर मौर्यों ने अपनी विश्व प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा किया। उदयन का धार्मिक झुकाव और जैन धर्म का प्रभाव। उदयन अपने पिता और दादा की तुलना में अधिक शांत स्वभाव का माना जाता था। हालांकि युद्ध कौशल में वह भी उन्हीं की भांति निपुण था। उनके पिता अजातशत्रु का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था, लेकिन उदयन में जैन धर्म के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। उस समय मगध में जैन धर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। जैन ग्रंथों के विवरणों के अनुसार उदयन जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र के केंद्र में एक भव्य जैन मंदिर भी बनवाया था। उदयन नियमित रूप से जैन पद्धति से उपवास भी रखता था। वह जैन भिक्षुओं का आदर सत्कार भी किया करता था। कहा जाता है कि उसके इसी धार्मिक झुकाव का फायदा उसके दुश्मनों ने उठाया। पराजित राजाओं के वंशज अभी भी बदले की आग में जल रहे थे। वे उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उदयन के साथ आसानी से घात किया जा सके, क्योंकि सीधे तौर पर आमने सामने के संघर्ष में उसे मारना आसान नहीं था। धार्मिक झुकाव के चलते उदयन की उदारता ही आगे चलकर उसके लिए काल बनी। षड्यंत्र और उदयन की हत्या। इतिहास की विडंबना देखिए। जिस नगर को उदयन ने इतनी मेहनत से बसाया था, उसी नगर में उसकी मृत्यु का जाल बुना जा रहा था। कहते हैं जब शत्रु को सामने से मात नहीं दी जा सकती तो उस पर छुपकर घात किया जाता है। उदयन को खुलेआम चुनौती देकर युद्ध में परास्त करना उस समय संभव नहीं था। यही वजह है कि उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या करने के लिए छल का सहारा लिया। एक दिन जब उदयन एक जैन साधु के भेष में आए एक आगंतुक से धार्मिक चर्चा कर रहा था, तब उस छद्म साधु ने, जो वास्तव में अवंतिका के राजा द्वारा भेजा गया एक हत्यारा था, उदयन की हत्या कर दी। उसका धार्मिक झुकाव के चलते साधु के साथ चर्चा करने का स्वभाव ही उसके प्राणों के लिए संकट साबित हुआ। उदयन की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद मगध एक बार फिर अस्थिरता के दौर में चला गया। उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मंड और नागदशक ने बारी बारी से मगध पर शासन किया, लेकिन ये तीनों ही अपने पूर्वजों की तुलना में अत्यंत दुर्बल और अयोग्य राजा सिद्ध हुए। इधर प्रजा भी इन्हें पितृहंता, पिता की हत्या करने वाले वंश के लोग के रूप में देखने लगी थी और उनके मन में इनके प्रति सम्मान का भाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था। हर्यक वंश का अंत इस बात का उदाहरण है कि केवल सैन्य शक्ति से साम्राज्य नहीं चलते। शासक की नैतिक वैधता अर्थात मॉरल लेजिटिमेसी भी अनिवार्य है। बिंबिसार से लेकर उदयन तक सत्ता के लिए पिताओं की हत्या करने की जो परंपरा शुरू हुई थी, उसने प्रजा के मन में इस वंश के लिए प्रति घृणा पैदा कर दी। जब उदयन के उत्तराधिकारी विलासी और आक्रमण्य हो गए तो मगध की जनता ने एक क्रांति का मार्ग चुना। यह भारत के इतिहास में दर्ज पहली ऐसी घटना थी जहां प्रजा ने स्वयं हस्तक्षेप कर एक अयोग्य वंश को उखाड़ फेंका और एक योग्य मंत्री को राजा बनाया। नागदशक और मगध का विद्रोह। मगध के इतिहास के पन्नों पर हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। वह अपने पूर्वजों और पिता की महान विरासत मगध को संभाल नहीं पाया। वह एक अत्यंत विलासी और कमजोर शासक साबित हुआ। कहते हैं उसके शासनकाल के दौरान मगध में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। इधर मगध की सीमाएं असुरक्षित होने लगी थी और उधर काशी और वज्जी जैसे क्षेत्रों में
मगध साम्राज्य के प्रति विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। दूसरी तरफ मगध की जनता भी अब और अधिक पितृहंताओं का शासन बर्दाश्त करने की मनोदशा में नहीं थी। मगध के प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग जनता की इस मनोदशा से भली भांति परिचित थे। इन मुश्किल परिस्थितियों से मगध को बाहर निकालने के लिए राज दरबार के मंत्रियों और नागरिक प्रतिनिधियों ने एक गुप्त सभा की। इस सभा में उन्होंने तय किया कि मगध को बचाने के लिए नागदशक को हटाना अब अनिवार्य हो गया है। इस जन विद्रोह का नेतृत्व किया नागदशक के ही एक योग्य और स्वामी भक्त अमात्य मंत्री शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का उदय। एक नई आशा लगभग 412 ईसा पूर्व में मगध की जनता ने विद्रोह कर नागदशक को सिंहासन से उतारकर निर्वासित कर दिया। शिशुनाग ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नागदशक को हटाने के बाद सर्वसम्मति से शिशुनाग को मगध का नया सम्राट घोषित कर दिया गया। यह मगध के इतिहास में एक महान परिवर्तन था। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश की स्थापना की। अस्थिरता के दौर में पहुंच चुके मगध के लिए यह एक नई आशा थी। शिशुनाग मगध साम्राज्य का कोई साधारण मंत्री नहीं था। वह बनारस का राजा रह चुका था और युद्ध कला में पारंगत भी था। गद्दी संभालते ही उसने महसूस किया कि मगध का सबसे बड़ा कांटा अभी भी पश्चिम में है और वो था अवंतिका। हर्यक वंश के राजा जिस अवंतिका को नहीं जीत सके थे, शिशुनाग ने उस पर विजय प्राप्त करना ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया। अवंतिका। मगध महायुद्ध का चरम। अवंतिका और मगध के बीच लगभग 100 वर्षों से प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी। दोनों एक दूसरे पर विजय पाने के लिए लालायित रहते थे। अवंतिका के राजा प्रद्योत के वंशज भी इस वक्त अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में थे। शिशुनाग ने अवंतिका को परास्त करने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान शुरू कर दिया। यह युद्ध भारत के दो सबसे बड़े महाजनपदों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। इन दो महाशक्तियों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिशुनाग की सैन्य प्रतिभा के सामने अवंतिका की सेना टिक नहीं सकी। उसने अवंतिका के अंतिम राजा वर्तिवर्धन को पराजित कर दिया और अवंतिका को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। अब उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में मालवा तक मगध साम्राज्य के छत्र के नीचे आ गया था। इसी के साथ शिशुनाग के कुशल नेतृत्व में वत्स और कौशल के बचे हुए हिस्सों को भी पराजित कर मगध में शामिल कर लिया गया था। शिशुनाग का सबसे बड़ा योगदान अवंतिका की विजय थी। इस विजय ने मगध को उत्तर भारत का निर्विवाद स्वामी बना दिया। अब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो मगध को चुनौती दे सके। शिशुनाग ने यह भी दिखाया कि एक अमात्य नौकरशाह भी अपनी योग्यता के बल पर राजा बन सकता है, जिससे मगध के प्रशासन में प्रतिभा को महत्व मिलने लगा। उसने मगध की सैन्य रणनीति को डिफेंसिव रक्षात्मक से हटाकर लॉन्ग एग्रेसिव दीर्घकालिक आक्रामक बना दिया। वैशाली की वापसी और सामरिक संतुलन। शिशुनाग ने हालांकि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के महत्व को बनाए रखा, लेकिन उसने अस्थायी रूप से अपनी राजधानी वैशाली को बनाए लिया था। प्रशासनिक रूप से यह उसकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। दरअसल वैशाली से वह उत्तर के गणराज्यों पर कड़ी नजर रख सकता था। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से उसने अवंतिका की विजय के बाद अपने पुत्र कालाशोक को बनारस का शासक नियुक्त किया। शिशुनाग ने मगध को एक बार फिर वह स्थिरता प्रदान की जिसकी उसे हर्यक वंश के पतन के बाद सख्त जरूरत थी। उसने न केवल मगध की शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया, बल्कि यहाँ की न्याय प्रणाली में आवश्यक सुधार भी किए। उसके शासन काल में मगध की सेना में हाथियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जो भविष्य के नंद और मौर्य साम्राज्यों के लिए एक तरह से वरदान साबित हुई। राजगृह की पहाड़ियों से शुरू हुआ सफर अब गंगा की लहरों पर सवार होकर पाटलिपुत्र पहुंच गया था। उदाइन ने नगर बसाया तो शिशुनाग ने उस नगर को एक साम्राज्य का केंद्र बनाया। लेकिन क्या यह स्थिरता लंबे समय तक रहने वाली थी? शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठेगा, जिसके समय में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति
होगी, लेकिन इसी बीच मगध के इतिहास के मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे दूसरा परशुराम कहा जाएगा। महापद्मनाथ एक ऐसा राजा जो क्षत्रियों का नाश कर भारत का पहला सम्राट बनेगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे शिशुनाग वंश का अंत और नंद वंश का उत्कर्ष। मगध की यह गाथा अब उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां से साम्राज्य की सीमाएं भारत के छोरों को छूने लगेंगी। देखते रहिए महाजनपद मगध। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा।